गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टेट का एक चैप्टर हम चार्ज वाला कंप्लीट करने जा रहे हैं। गॉस लॉ पे पहुंच चुके, गॉस लॉ के एप्लीकेशन चल रहे हैं। होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई। हाँ, कुछ डाउट्स आपके रहते हैं। मैंने किसी ने मेरे को मैसेज के थ्रू बताया भी है, मैं उनके भी शॉर्ट वीडियो डाल के आपको क्या कर दूंगी, वहां अपलोड कर दूंगी, तो आप उसके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल एंड कंडक्टर। देखो, आपके क्वेश्चन से या फिर ये मान लो आपके जो एप्लीकेशन है उसमें बस इतना ही दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन किसके थ्रू? सिर्फ स्फेरिकल सेल के थ्रू। लेकिन हाँ, आप आगे पढ़ो, या फिर क्या पता क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपका कुछ दिया हुआ हो, कंडक्टर की भी पूछी जा सकती है। और एक इसमें मैं खुद ऐड करके सॉलिड स्पेयर, जो पहले टॉपिक था अभी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें से हट चुका है, लेकिन एक आपके ये भी था कि जो सॉलिड स्पेयर है उसका भी आपको एप्लीकेशन पूछा जा सकता है कि आपके सेल या कंडक्टर ना होके सॉलिड स्पेयर दे दे, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखो, अपन इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सेल और कंडक्टर मैम ने एक साथ लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें सिमिलर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो दोनों में कॉमन हो गया। वो ऐसी चीज क्या है जो दोनों में कॉमन है, वो आज एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सेल क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है। हाँ, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, चाहे आप इन निकाल लेना, चाहे सरफेस पे निकाल लेना, चाहे आउट निकाल लेना, तीनों जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी उसका भी रीजन बताऊंगी, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल सेल और कंडक्टर में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं यहां पे बनाती हूँ एक स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, चलो पहले इसको एक्सप्लेन, इसको मैं लिख देती हूँ स्फेरिकल सेल। देखो, स्फेरिकल सेल क्या होता है? स्फेरिकल सेल का जब भी नाम दिया जाएगा आपको एक स्पेयर दिया जाएगा जिसकी कुछ भी रेडियस हो सकती है, क्योंकि स्पेयर होगा उसकी एक रेडियस होगी, उस रेडियस को मैंने क्या दे रखा है, आर। और उस पर जब भी चार्ज दिया जाएगा, मान लो कोई भी चार्ज दिया गया है, मैं इसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज ऐसे डिनोट कर रही हूं। आपका क्वेश्चन जैसे ही मैं यहाँ पे चार्ज लिख रही हूं, आपका क्वेश्चन है ये चार्ज क्यों है, कि मैम ये चार्ज अंदर क्यों नहीं रखा, अंदर क्यों नहीं रखा ये चार्ज। तो इसका आपके पास जो आंसर है वो क्या है, आप क्या कहोगे कि जब भी स्फेरिकल सेल होता है अंदर से होलो होता है, अंदर से खाली होता है, जैसे बलून्स देखे हुए, बलून्स देखे हुए हो, अंदर से पूरा का पूरा क्या होता है, खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, पूरी की पूरी जो सरफेस होती है वो बाहर होती है। ये कह सकते हो अंदर मास नहीं होता, अंदर कोई भी मास नहीं होता, पूरा का पूरा होलो है। जैसे ये रूम है, रूम की दीवार है, लेकिन अंदर से ये क्या है, होलो है। अगर मैं कोई चार्ज, मेरे पास ये मान लो चार्ज है, ये मान लो ये पेन चार्ज, और मैं इस चार्ज को अगर अंदर रखना चाहूं तो ये चार्ज यहाँ पे नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज वही वेरी करता है जहां मास हो, कि जहां चार्ज को रखने के लिए किसी मास की नीड होती है, मतलब जिस जगह मास हो वही चार्ज रह सकता है, जिस जगह मास हो वही चार्ज रह सकता है। लेकिन इसका ऑपोजिट करो तो वो क्या है, पॉसिबल। कैसे? कि अगर मैं ये कह दूं कि जहां मास है वहां चार्ज रहना जरूरी है, ये चीज जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी। कि जहां मास हो वहां चार्ज हो ये जरूरत नहीं है, लेकिन चार्ज को रखने के लिए किसकी नीड है, मास। चार्ज कहता है मैं कहीं जाऊंगा अकेला नहीं जाऊंगा, चार्ज कहता है मैं एक डरपोक इंसान हूं, मैं कहीं भी जाऊंगा अकेले नहीं जाऊंगा, मैं मेरे बड़े भाई मास को साथ में लेके जाऊंगा।
कौन सा भाई है? बड़ा भाई। और बड़े भाई को कभी डर नहीं लगता। बड़ा भाई कहता है मैं अकेले भी जा सकता हूं, मेरे को चार्ज की नीड नहीं है। जाए तो उसकी मर्जी, नहीं जाए तो उसकी मर्जी। समझ गए क्या? कि जहां जहां चार्ज रखा जाएगा वहां मास जरूरी होगा, क्योंकि चार्ज का बड़ा भाई मास। लेकिन मास कहता है मैं अकेला ही ठीक हूं, अगर मेरे पास चार्ज रहेगा तब भी सही है और नहीं रहेगा तब भी सही है। अब देखो मैंने नाम लिखा है स्फेरिकल सेल। क्या है स्फेरिकल सेल? अंदर से क्या है? होलो। अंदर से क्या है? होलो। आपको स्फेरिकल सेल जब भी दिखेगा, क्या दिखेगा? होलो दिखेगा। और होलो के अंदर आपके पास क्या नहीं रहेगा? आपके पास मास नहीं रहेगा। आपके पास अंदर मास नहीं रहेगा, और अंदर मास नहीं रहेगा तो चार्ज अंदर रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूरा चार्ज स्फेरिकल सेल में इसकी सरफेस पे होता है। ये तो है स्फेरिकल सेल की जब भी चार्ज होगा वो पूरा का पूरा चार्ज कहां होगा? अंदर। पूरा का पूरा चार्ज अंदर ना होकर हमेशा कहां होगा? सरफेस पे, बाहर। उसके बाद कंडक्टर बताती हूँ। कंडक्टर में क्या होता है? देखो कंडक्टर, कंडक्टर कि आप ये कह सकते हो मैडम ने ये दोनों चीजें साथ बताना, इसका मैं कुछ ना कुछ कंडक्टर बनाती हूँ। देखो अब आप कहोगे मैडम कंडक्टर है तो अंदर से आप कह सकते हो मास है। बिल्कुल है, इसके अंदर मास है, ये मान के चल लो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। कंडक्टर है तो पूरा का पूरा क्या है? भरा हुआ है। चलो मैं इसको भर दूं किसी अदर पेन से, ऐसे पूरा का पूरा, पूरा का पूरा भरा हुआ है, होलो नहीं है। इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, हाँ बिल्कुल होगी। इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली? आर। कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी? रेडियस होगी। वो रेडियस क्या मान ली? आर। इसके अंदर मैंने रख दिया चार्ज। चार्ज अंदर क्यों रखा? चार्ज अंदर क्यों रखा? क्योंकि मास है तो चार्ज रह सकता है। अगर मास है तो चार्ज रह सकता है। अब देखो होता क्या है, कंडक्टर है और उसमें क्या होता है? कंडक्टिंग प्रोसेस चल सकती है, या फिर ये मान सकते हो कि इसमें इंडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें इंडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। ये आपने पढ़ा था किसमें? इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये इंडक्शन क्या होता है, और आपने कंडक्टिंग स्पेयर लिया था। वैसे ही मैंने कंडक्टिंग स्पेयर लिया और इसमें इंडक्शन की प्रोसेस हो सकती है। इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर आपके पास इसके पास चार्ज क्यू हो तो हमेशा ऑपोजिट चार्ज क्या कर लेगा? प्रोड्यूस कर लेगा इसकी सरफेस पे। अगर इसके पास चार्ज प्लस क्यू है तो हमेशा एक अपोजिट चार्ज क्या कर लेगा? प्रोड्यूस कर लेगा अपने पास। तो यहां पॉजिटिव है तो ये अपने पास अंदर की ओर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर लेगा? नेगेटिव। या फिर इसको समझने के लिए कर सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव है, ये क्या प्रोड्यूस कर लेगा? नेगेटिव। नेगेटिव अपने पास, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपने पास, नेगेटिव, नेगेटिव अपने पास, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपने पास, नेगेटिव। ऐसे ही प्रोड्यूस करते रहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर वाली सरफेस पे हमेशा इंडक्शन प्रोसेस क्या कहती है कि जो चार्ज प्रेजेंट है उसके ऑपोजिट चार्ज वो क्या कर लेता है? प्रोड्यूस कर लेता है। तो पॉजिटिव चार्ज मैंने अगर इसके अंदर रखा है तो ये क्या कर लेगा? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लेगा अंदर। अब यहां नेगेटिव का है तो ये अपनी बाहर वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर लेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव था मैंने रखा था अंदर, क्या प्रोड्यूस कर लिया? नेगेटिव। नेगेटिव अपने बाहर क्या कर लिया? पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं अंदर की बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव की बात करोगे एक दूसरे, यहां देख लो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करते ही अंदर टोटल चार्ज कितना आ जाता है? 0। अब हुआ क्या? इसी को मैं अंदर बाहर बना रही, वापस बना रही। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। रेडियस कितनी थी? आर। बाहर चार्ज कितना है? क्यू। क्यू का मतलब यहां सब जगह अब जो चार्ज रखा था वो कहां आ गया? सरफेस पे आ गया। आया नहीं आया? तो आप क्या कह सकते हो इन दोनों से? अब इन दोनों की पोजीशन देखो सेम है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे कि आपके पास अगर कंडक्टिंग स्पेयर है और स्पेरिकल सेल है तो दोनों के थ्रू अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकालो चाहे इसके निकालो, दोनों की सेम आएगी नहीं आएगी? क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के जैसे ही लग गए।
लेकिन दोनों में चार्ज अंदर जीरो होने का रीजन अलग अलग है। आप क्या कहोगे कि इसके अंदर चार्ज, आपको पूछ ले कि कंडक्टिंग सेल है उसमें भी चार्ज जीरो होता है और स्फेरिकल सेल में भी चार्ज जीरो होता है, वाई? क्या दोनों सेम ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है। इसमें चार्ज जीरो है क्योंकि इसमें मास नहीं, और जहां मास नहीं होता वहां चार्ज हमेशा क्या रहता है? जीरो। इसमें चार्ज जीरो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें कौन सी प्रोसेस चलती रहती है? इंडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है, और इंडक्शन की प्रोसेस जहां भी चलेगी वो अपने ऑपोजिट चार्ज क्या कर लेगा? प्रोड्यूस कर लेगा। तो इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो अंदर नेगेटिव प्रोड्यूस कर लेगा, और नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज क्या कर लेता है? प्रोड्यूस कर लेता है। दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाहर पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये तो चलती रहती है। अब पूरा चार्ज कहां गया? बाहर। या फिर ये कह सकते हो, आपको दे दे कि 2 कूलम चार्ज किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, तो आप क्या सोच के चलोगे? ये इसके अंदर तो रखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? इसको बाहर ही मान के चलना है, क्योंकि इंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज हमेशा कहां आ जाएगा? उसकी सरफेस पे आ जाएगा। इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल एंड कंडक्टर, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम ही होगी। होप इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और वैसे भी मैंने बता रखा है, देखो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 100% कोई भी सही नहीं होता। 100% किसी को सब ऐसे नहीं कि इन्होंने तो अपना सब कुछ एक कंप्यूटर बना रखा, सब कुछ याद है। मैं भी कुछ चीज भूल सकती हूँ, आप भी कुछ चीज भूल सकते हो, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, आपसे भी। हाँ, आपको अगर कहीं डाउट हो, क्योंकि मैं अपना सब कुछ 100% करके देखती हूँ कि हाँ ये चीज मेरी तरफ से 100% है। हाँ, उसमें कुछ गलती मिस्टेक हो जाती है तो उसका बताने का काम आपका है कि मैम ये चीज समझ नहीं है, ये ऐसे कैसे हुआ। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, और अगर कहीं डाउट हो तो मेरे को मैसेज करके लिख दीजिए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अब देखो अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। ये तो मैंने बताया है कि स्फेरिकल सेल और कंडक्टर क्या था। चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन मैं थोड़ा सा इसको चलो छोटा बना लेती हूँ ताकि इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन अपना हो जाए अच्छे से। अब मैं स्फेरिकल सेल लेती हूँ या कंडक्टर, आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन दोनों रीजन अलग अलग है, लेकिन दोनों है एक चीज, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? सेम। तो मैं स्फेरिकल सेल बनाती हूँ। ये आपका स्फेरिकल सेल, एक तो मेरे से ये डायग्राम है ना, पता नहीं क्यों सर्कल दिख रहा है क्या? हो, दिख रहा है, समझ जाओगे। स्फेयर है, इसका एक वॉल्यूम होगा, इसकी एक रेडियस कितनी है? आर। स्फेयर है तो इसका एक वॉल्यूम होगा, मान के चलना, बैलून्स को याद कर लेना। स्फेयर, अगर बैलून्स एकदम क्या होगा? स्फेयर की शेप में होगा, तो वही क्या कहलाता है? स्फेरिकल सेल। तो इसकी रेडियस कितनी है? आर। इसका ओरिजिन ओ। अब देखो, आपको पता है सेल है, इसका मतलब इसका टोटल चार्ज क्या होगा? इसके सरफेस पे होगा। इसका टोटल चार्ज मैंने इसके सरफेस पे डिनोट कर दिया, और वो टोटल चार्ज मैंने क्या मान लिया? क्यों? होप इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो होता क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कौन कौन सी जगह? मैं आपको पूछ लूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे निकालो, तो आप मेरे को क्या पूछोगे? मैम आर डिस्टेंस तो इतनी भी ले सकती हूँ कि मैम आर डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? आर डिस्टेंस तो ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस ही मान के आर है, लेकिन यहां आर किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल आर के, अगर मैं इस पॉइंट पे लू। और अगर बाहर लोगे, ये भी आर है। आपको आर कौन सी लेनी है मैम, ये बताओ। तो इन चीज को मैं, मेरे को अगर कोई क्वेश्चन, मैं सीधे कहूँ आर डिस्टेंस पे, क्योंकि पीछे अपन करके आ रहे हैं, मैं बोलूँ आर डिस्टेंस, तो किसी बच्चे ने मेरे से पूछ लिया मैम आर ये वाली लू, ये वाली लू, ये वाली लू। कितने केस हो गए? 3 केस। अंदर भी हो सकता है, तो सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, और आउट में भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, इन तीनों को अलग अलग नाम दे दिया। ये आउट, ये सरफेस, और ये क्या है? इन, अंदर। 3 जगह, 3 जगह। ये फर्स्ट जगह, ये सेकंड, और ये थर्ड। कितने पार्ट हो गए?
तीन पार्ट हो गए जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि यहां भी आर मान के चल सकती हूँ, आर सरफेस पे भी ले सकती हूँ, लेकिन सरफेस पे आर लोगे ना स्मॉल आर, डिस्टेंस अपन जो डिस्टेंस मान के चलते हैं वो स्मॉल आर ही तो है, या फिर ये मान के चलो पी या ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी कह सकते हो। तो सबसे पहला गॉस लॉ, अपन को तो गॉस लॉ से निकालना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां क्या होना चाहिए, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सबसे पहले चार्ज किस में बंद होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। चलो मैं क्लोज सरफेस बनाती हूँ। देखो ये पूरा का, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रही हूं आउट सरफेस। करो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड केस के अकॉर्डिंग करवा दूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। अब देख लो पॉइंट ए कहां है, विच सिचुएटेड आउट ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहां आएगा, आउट में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, आउट में आएगा। इतनी चीज समझ आ गई कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर वाले का लेके चलोगे तो क्या लेके चलोगे, ई आउट। कहीं भी यूज करोगे ई। अब देखो इस गॉस लॉ क्या कहता है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जितनी डिस्टेंस पे वहां पे क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले क्लोज सरफेस, सर्कल को, आपका स्पेयर है तो स्पेयर को स्पेयर के अंदर ही बंद कर दूं। तो मैंने एक इसको क्लोज करने के लिए इसके चारों ओर वापस क्या बना लिया, स्पेरिकल सेल। अब देखो मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, इसको मैंने ऐसे स्पेरिकल सेल बनाया है, ये वाला। चलो मैं थोड़ा सा रेड पेन का यूज कर लूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैम ये स्पेरिकल सेल आर डिस्टेंस का चारों ओर, अब समझ जाना। और फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, इतनी चीज आप कंसिडर कर सकते हो कि आर डिस्टेंस पे मैंने क्या बनाया है, एक सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी गॉस लॉ लगाते हैं क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और मैंने जी और कहां पर होने चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, कौन से पॉइंट पे, सबसे पहले आउट वाले पे, केस फर्स्ट। तो गॉस लॉ क्या कहता है, चलो गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज सरफेस ई डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डी ए वेक्टर बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमेशा ये फॉर्मूला दो पीछे एप्लीकेशन कर चुके, थर्ड एप्लीकेशन। आउट क्यों लिखा, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद डॉट हटाती हूं तो क्या आता है, कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो किस किस के बीच में, ए और ई के बीच में, सबसे पहले देखो प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां भी लो हमेशा कहां निकलती है, यहाँ प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां निकलेगी, एकदम सीधी रेडियस के रूप में क्या निकलेगी, बाहर। अगर यहां निकालो तो यहां भी क्या निकलेगी, ऐसे बाहर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो तो कैसे निकलेगी, ऐसे बाहर, ई। और सरफेस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर इस सरफेस की बात करूं यहाँ पे, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया किधर होगा उसका, ऐसे। अगर इस सरफेस की बात करूं तो एरिया किधर होगा, ऐसे। या फिर ये कह सकते हो कि जब भी स्पेयर का केस हो, थीटा ई और डी ए के बीच में एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों होगा वो बता दिया। जब भी स्पेयर का केस हो थीटा 0 डिग्री होगा, किस किस के बीच में, डी ए और ई। क्यों होगा वो बता दिया। किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले लो, एरिया परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के कारण ऐसे निकलती है, तो दोनों के बीच एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0। दो लाइन अगर बराबर हो तो उनके बीच एंगल हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री। पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तब क्या बन गया, यहां आउट है, ई आउट
डी ए। कोस जीरो का मान कितना होता है 1, तो थीटा इक्वल्स टू 0 लिखते ही कोस 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आउट को क्या ले लूं बाहर, ई आउट को क्या ले लूं बाहर, तो डी ए इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए क्या है, मैंने कहा था हमेशा गॉसियन सरफेस का एरिया, डी ए क्या है गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस कौन सी है, ये वाली गॉसियन सरफेस का एरिया। एरिया का फॉर्म, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई आउट की जगह ई आउट, डी ए की जगह मैं क्या लिख दूं 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है गॉसियन सरफेस की, ये रेडियस आर, क्योंकि हमेशा आपको क्या लेना गॉसियन सरफेस का एरिया। तो इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर, आर कौन सा गॉसियन सरफेस का, इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है या नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज आ रहा है, और पूरा चार्ज कितना है समीशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू क्यू। तो ई आउट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई आउट की वैल्यू निकालो, ई आउट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकती हूँ क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई आउट, और इसको क्या लिख सकती हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है क्यू की जगह क्यू आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो कौन सी डायरेक्शन है ई की, ई आउट की, जिस डायरेक्शन में आर है, तो आप क्या लिखोगे के क्यू आर वेक्टर का होल स्क्वायर आर की। फर्स्ट, होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। फर्स्ट वाला देख लो अच्छे से, फर्स्ट वाला। उसके बाद अपन क्या करेंगे सेकंड वाला, ये है फर्स्ट ई आउट, उसके बाद अपन ई सरफेस का निकालेंगे, उसके बाद ई इन का निकालेंगे। इतनी चीज समझ आ गई। नेक्स्ट देखो कौन सा ई आउट का याद रख लेना, अब ई इन का करती नहीं है, ई सरफेस का कर लू सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट केस आपके समझ आ गया, तो सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केस सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी विच सिचुएटेड सरफेस ऑफ सरफेस, ठीक है। सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी विच सिचुएटेड सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। तो सरफेस कहां है ये, अब बताओ, मैंने कहा था जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां क्लोज सरफेस, तो मैंने क्या कर लिया क्लोज सरफेस, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे है, तो मैंने इस सरफेस को, क्योंकि चार्ज अपना किस में होना चाहिए क्लोज, तो उस सरफेस को पूरा का पूरा क्या कर दिया क्लोज कर दिया। इसके ऊपर ही मैंने क्या बना दिया ऐसे करके, ये चार्ज यहां शो करने का मतलब है इसके सरफेस के ऊपर ही है, और सरफेस को बंद कर दिया, इसका मतलब पूरा चार्ज क्या हो गया बंद हो गया, ऐसे जैसे शो कर दिया। तो अब वही गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सरफेस डी ए, और कोस थीटा लिख दूं सीधा, क्योंकि डॉट हटाने पे क्या आएगा कोस थीटा, और समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को क्या निकाल लू बाहर सरफेस, तो अंदर क्या रह जाएगा डी ए कोस थीटा इक्वल समीशन ऑफ क्यू अपॉन, वही थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0, देख लेना 0 डिग्री कैसे रहा, क्योंकि यहां देख लो ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रही हूं, तो इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज है तो बाहर निकलेगी, और ए भी क्या निकलेगा बाहर की ओर, हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा ई एस, तो क्या बन जाएगा डी ए इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही डीएस की जगह डीएस, ये क्या बन जाएगा टोटल एरिया कितना है 4 पाई गॉसियन सरफेस आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस हमेशा अपन किसके लिए करते हैं, गॉसियन सरफेस कितनी रेडियस का लिया है आर का, समीशन ऑफ क्यू की जगह समीशन ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट। एक या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां आप ये कह सकते हो हियर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर,
कि जब इस पॉइंट की बात करोगे तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर भी इतना ही है। कैपिटल आर क्या है, रेडियस किसकी, स्फेरिकल सेल की। तब आप यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या पुटअप कर सकते हो, स्मॉल आर की जगह क्या पुटअप कर सकते हो, कैपिटल आर का स्क्वायर, समीशन ऑफ क्यू अपॉन चार्ज कितना है, समीशन ऑफ क्यू क्या है, टोटल चार्ज आ रहा है क्योंकि सरफेस पे टोटल क्यू, तो ई एस इक्वल क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर मैं ई एस की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, क्यू तो इधर है ही, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकती हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो के क्यू आर वेक्टर का होल स्क्वायर आर के, डायरेक्शन कौन सी होगी, सरफेस पे। होप इतनी चीज समझ आ गई। सेकंड केस अपना ये है, सेकंड केस। ऐसे ही थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, इतना कर लो। अगर आप लिख के समझ के करोगे तो आपका जरूर क्लियर होगा, ये बहुत इजी डेरिवेशन है। थर्ड केस तब कर दूं इसको, चलो चलो लिख लूंगी, वापस लिख लूंगी। ये तो आपका है थर्ड केस, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी विच सिचुएटेड inner surface of spherical shell। ठीक है, ये आपका। तो सबसे अब इन आपको कैलकुलेट करना है, तो इन ये रहा पॉइंट। तो मैंने कहा पहले, तो सबसे पहले कहीं भी हो आपको जिस पॉइंट पे पूछा वहां गाउसियन सरफेस कितनी रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस, तो आपका क्या हो जाएगा ई इन डी ए कोस थीटा इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू। थीटा हमेशा 0 डिग्री, स्फीयर है तो आपको उसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में। तो 0 तो क्या आ जाएगा ई डी ए कोस 0, तो क्या बन जाएगा ई डी ए समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई बाहर निकालो, इन चल रहा है, ये इन क्या निकाल लो बाहर, तो क्या बन जाएगा डी ए इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई इन तो है, ये क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, चेंज करने की जरूरत नहीं है, अंदर है इतना ही रहेगा एरिया, समीशन ऑफ। अब देखो अंदर टोटल चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, सरफेस पे था, बाहर वाले में भी था, लेकिन अंदर देखो कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि अंदर स्फीयर के अंदर चार्ज ही कितना है, 0। तो आप क्या कहोगे, समीशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू 0। हियर क्या होगा, समीशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू 0, तो ई इन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। वैल्यू कितनी हो जाएगी समीशन ऑफ क्यू की 0, क्योंकि अंदर चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, स्फेरिकल सेल क्या हो गया 0। तो ई इन इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 0, इसको इधर भेजूंगी, तो आपके पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों सरफेस, अंदर भी निकाल लिया, सी पॉइंट पे, बी पे भी निकाल लिया, ए पे भी निकाल लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे करेंगे इतना देख लो। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ भी इसका बहुत इजी है। अब कर दो, 3 केस है इसके। ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, सबसे पहले ई और आर, तो एक जगह क्या लिख लो ई और एक जगह क्या लिख लो आर, और यहां तीनों के ई इन कितना था 0, ई सरफेस कितना था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई आउट कितना था
के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ई इन, यहां 0, यहां एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। कैसे, 0 से स्टार्ट करते, ये 0, 0 से जब जब आर को बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। तो हम बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम कैसा आएगा, आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। फिर आगे आर की वैल्यू और बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट पे आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। इससे नीचे नीचे जो भी पॉइंट है, इससे पहले का जो भी पॉइंट है वो ई इन है, और यहां ई क्या है, सरफेस, और यहां बाहर क्या है, ई आउट। ये तो चीज आपको पता है। ई इन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो ई इन तक जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं बढ़ाएंगे, ई सरफेस पे सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, बढ़ गया। तो ई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सीधा बढ़ा दिया, कितना आया था यहाँ इस पॉइंट पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सीधा सरफेस पे ई एस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे इतना है, बाहर, अब बाहर देखो आर की वैल्यू और बढ़ रही है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ई आउट क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि आर कहाँ है, नीचे। तो आप क्या कहोगे, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये कम होते 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 जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगा। आर की वैल्यू इनफाइनाइट होते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो ये कब है, ई आउट। कैसे होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ई, ये है इसका ग्राफ। समझ आ गया क्या, होप ये चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। अब भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज करके बता देना।